नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आपके साथ हाजिर हुआ हूँ नए कंसेप्ट पर। आज का कंसेप्ट है मेरा बड़ा ही यूनिक प्रश्न है, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद उसकी कंसेप्ट की बात कर लेंगे। हाल ही में देश के 15वें राष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण समारोह लिया है, तो उसी से मैं थोड़ा इतिहास से प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो हमारे भारत के संविधान का संवैधानिक इतिहास था, वहां से एक प्रश्न निकला है। हम सभी जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए, निसंदेह। और उन्होंने 26 जनवरी 1950 को शपथ लेकर पद ग्रहण किया, और जिस दिन पद ग्रहण किया उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वो था दिन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी क्यों था, उसका एक अलग कंसेप्ट है 1930 वाला, मैं वहां बात नहीं करूंगा। मेरा प्रश्न ये है कि दूसरी तरफ ये बात थी कि जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में नई दिल्ली में स्थापित है, उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की जाती है, और पद ग्रहण राष्ट्रपति जी कर लेते हैं 26 जनवरी 1950 को। तो बीच में कुछ अंतर है दिनों का, 28 कहाँ 26। और एक तरफ हमारे संविधान का अनुच्छेद 60 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति जी होंगे उनको शपथ या तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, अगर वो उपस्थित नहीं है तो फिर वहां कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिला सकता है। तो प्रश्न यही है कि जब स्थापना हम 28 जनवरी 1950 को कर रहे हैं, तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति जी पद ग्रहण कर लेते हैं, तो शपथ कौन दिला रहा होता है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है इसी में कि हमारे यहाँ जब सुप्रीम को निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग की स्थापना हम 25 जनवरी 1950 को करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव 24 जनवरी 1950 को कर लेते हैं। तो भाई हुआ कैसे ये पॉसिबल, जब स्थापना हम निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी को कर रहे हैं और राष्ट्रपति का चुनाव हम 24 जनवरी को करा ले रहे हैं, कैसे संभव हुआ? कौन थे पीठासीन अधिकारी उस समय, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति चुने गए तो अनुमोदक या प्रस्तावक, इनकी बात करेंगे हम। दूसरा एक प्रश्न इसी में ये मेरा निकल रहा है और आपके भी जहन में आता होगा, लेकिन संतुष्ट उत्तर ना मिल पाने की वजह से आप शायद उस कंसेप्ट तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हमारे संविधान में संक्रमणकालीन अवधि के लिए कुछ अनुच्छेद बनाए गए थे। संक्रमणकालीन वो होता है जो भारत शासन अधिनियम, यानी कि भारत जो अंग्रेजों का शासन था वो चला गया है और हमारे यहाँ संसद काम नहीं कर रही है, तो बीच का जो मिडिल पीरियड था उसके लिए अनुच्छेद बनाए गए। एक तो था अनुच्छेद 379। अनुच्छेद जो 379 था वो ये था कि संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। प्रश्न पूछा जाता है, कंसेप्ट वाला भी और फैक्चुअल डाटा है जो तमाम किताबों में मिल जाएगा, कि संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब से कार्य करना प्रारंभ किया। तो 17 नवंबर 1947 आपका राइट आंसर हो जाता है। कब तक किया, तो ये हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 तक किया। क्लियर है यहाँ तक? हमारे संविधान सभा में जो सभापति थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 की बैठक में चुने गए थे। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर हम पहली, दूसरी, तीसरी बैठक कर लेते हैं कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक ये हुई, ये सब गलत चीजें हैं भाई। बैठक क्रम से चली आ रही थी। 9 दिसंबर को भी बैठक हुई थी, 10 दिसंबर को भी हुई और 11 दिसंबर को भी हुई। क्लियर है? तो ऐसे मत कहना कि पहली बैठक इस तारीख को, दूसरी अब हुई, ये गलत चीजें हैं। संविधान सभा के जो सभापति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जब हमारी यही संविधान सभा अंतरिम संसद का कार्य कर रही होती थी, तब हमारे जो अध्यक्ष कह सकते हैं अंतिम संसद के हुआ करते थे जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। एक बात यहाँ समझने वाली थी, संविधान सभा संविधान बना रही है, संविधान बना नहीं है। अंतरिम संसद भारत में कानून बना रही है, लेकिन कानून बनाए कैसे जा रहे हैं, क्योंकि संविधान तो अभी बना ही नहीं। तो ध्यान रखना, जो कानून बनाए जा रहे थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बनाए जा रहे थे, तो तत्काल के लिए थे, यानी कि जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक के लिए वो देश को संचालन के लिए कुछ नियम बनाए जा रहे थे।
1935 पर आधारित थे। क्लियर है? अब देखिएगा 379 क्लियर हो गया। 380 अनुच्छेद 380 ये कहता है कि अंतरिम संसद, यानी कि जो अंतरिम संसद काम चलाऊ, जो संविधान अभी बना नहीं है, उसके मिडिल में जो संविधान सभा संसद का काम करे, वह एक राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। वो राष्ट्रपति भी कैसे होंगे? अंतरिम होंगे। यहाँ ध्यान रखना, एक प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुच्छेद 380 के तहत जब देश के राष्ट्रपति चुने गए तो वो कैसे थे? कार्यवाहक थे, काम चलाऊ थे? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसे थे? अंतरिम संसद द्वारा चुने गए राष्ट्रपति थे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब राष्ट्रपति चुने गए प्रथम बार तो वो आर्टिकल 379 का यूज करते हुए 380 के द्वारा चुने गए थे। ये दोनों संक्रमणकालीन अवधि के लिए थी। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे जो हमारे संविधान का लास्ट अनुच्छेद था 395, वो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त कर रहा था कि इनका अभी तो हम चला रहे हैं, जब तक अंतिम संसद काम कर रही है तब तक तो इन अनुच्छेद से काम लिया जा रहा है, इन अधिनियमों से काम लिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ संविधान लागू हो जाएगा हम इनको क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो अनुच्छेद 395 की लास्ट था। 393 भी बहुत इंपोर्टेंट है, 394 भी इंपोर्टेंट है। सबके बारे में चर्चा छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आगे कर ली जाएगी। आइए, आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ वो अंतरिम संसद ने किया था। जब अंतरिम संसद ने राष्ट्रपति जी का चुनाव किया तो निसंदेह वहां ना तो हमें आवश्यकता पड़ती है निर्वाचन आयोग की, शपथ की आवश्यकता पड़ेगी। शपथ कौन दिलाएगा उसके बारे में बात कर लेंगे। क्लियर है? देखिएगा, जो हमारे संविधान सभा के सचिव थे HV आयंगर, वही राष्ट्रपति चुनाव में क्या हो जाते हैं? पीठासीन अधिकारी हो जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पहली बार महामहिम चुने गए थे, जब उनके अनुमोदक और प्रस्तावक, अनुमोदक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या गजब, और प्रस्तावक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं शपथ किसने दिलाई। क्योंकि संविधान के में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 28 जनवरी को कर रहे हैं और शपथ हम 26 जनवरी को दिला रहे हैं। तो वो क्या था? देखिए, एक दौर था, थोड़ी बात गंभीर है, सीरियसली सुनना। एक दौर था जब हमारे देश में भारत का एक अधिनियम आया हुआ था इंग्लैंड द्वारा भारत के लिए। उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1973। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर हमने 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। हालांकि वो पूरी तरह सर्वोच्च नहीं था, क्योंकि उसके जो भी निर्णय होते थे उनके खिलाफ हम लंदन में अपील दायर कर सकते थे। क्लियर है? इसके बाद हम लेके आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें अभी कहा गया कि एक संघीय न्यायालय नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। और हुआ भी 1 अक्टूबर 1937 को हम नई दिल्ली में संघीय न्यायालय स्थापित कर देते। वो भी सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि उसके निर्णय जो होते थे उनके खिलाफ भी हम इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में जाकर अपील दायर कर सकते थे। लेकिन यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि जब हमारे यहाँ 1 अक्टूबर 1937 नई दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की जा रही थी, तो उसके जो मुख्य चीफ जस्टिस थे वो थे मॉरिस गोयर, और दो अन्य थे शाह मोहम्मद सुलेमान और MR जैकब। MR जैकब का नाम आपने सुना होगा। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूसरी बार संविधान सभा के लिए निर्वाचित होते हैं तो जो सीट मुंबई से या बॉम्बे से खाली कराई गई थी वो सीट MR जैकब साहब की थी। क्लियर है? ऐसे ही पहले मुख्य न्यायाधीश हुए। दूसरे मुख्य न्यायाधीश फेडरल कोर्ट में होते हैं अभिनव श्री राम वरदाचारी, तीसरे होते हैं पैट्रिक स्पेंस, और जो चौथे न्यायाधीश उस समय बने होते हैं फेडरल कोर्ट के वो होते हैं, कई किताबों में हरिलाल और हीरालाल में कंफ्यूजन है, लेकिन ध्यान रखना हीरालाल बिल्कुल राइट है, हरिलाल थोड़ा गलत है। क्लियर है? हीरालाल जे कानिया ये फेडरल कोर्ट के चौथे मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने ही शपथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को दिलाई थी। क्लियर है? और इसी फेडरल कोर्ट का नाम 28 जनवरी 1950 को बदलकर सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में रहते हैं निसंदेह। हम इन सब पर विस्तृत छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे। तब तक बने रहिए।